हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पाइका डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम जो 23 जनवरी 2022 को होने वाला था, उस डेट को पोस्टपोन्ड कर दिया गया ड्यू टू कोविड। बट बच्चों, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जिस जोश के साथ, जिस एनर्जी के साथ मेहनत कर रहे थे, उसी जोश के साथ मेहनत करते रहिए। क्योंकि बच्चों, टाइम कभी किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आज एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है तो वो टाइम भी आएगा जिस दिन आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। इसलिए आज से ही जमकर उतनी मेहनत करिए कि जिस दिन आप एंट्रेंस एग्जाम में बैठो तो आपको ये पछतावा ना हो कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता या थोड़ी और मेहनत कर लेती तो मेरा एग्जाम क्लियर हो जाता। है ना बच्चों? तो बच्चों, रेगुलरली आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, जुड़े रहिए पाइका डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल में रेगुलरली क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम क्लास 6 का एक रीजनिंग का पेपर लेकर आए हैं और आज के सेशन में हम इस रीजनिंग के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है क्वेश्चन पेपर आरएमएस सीटी 2022-23 इंटेलिजेंस टेस्ट। डायरेक्शंस यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है और ये 1 से लेकर 3 तक के जितने भी क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास एक सीरीज है 4, 12, 36, 108, तो हमारे पास अगला नंबर क्या होगा अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम यहाँ पे सीरीज लिख लेते हैं 4, उसके बाद हमें यहाँ पे दे रखा है 12, फिर दे रखा है 36 और फिर दे रखा है हमें 108। ओके, ये हमें दे रखा है। अभी स्टूडेंट्स, हमें इस पैटर्न को पहले समझना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखो, 4 इंटू 3 इज 12। ओके, फिर देखो यहाँ पे 12 इंटू 3 इज 36, 36 इंटू 3 इज 108। तो सबके साथ 3 मल्टीपल हो रहा है। तो अगर हमें अगला नंबर चाहिए तो उसके साथ हमें 108 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 8 24 2 313, तो मेरे पास आंसर आ गया 324। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है 324 है, इसलिए हमारा ये वाला जो आंसर है वो सही आ गया। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, look at the series 28, 33, 31, 36 क्वेश्चन मार्क एंड देन 39। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। तो उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए 28, सबसे पहले हमारे पास क्या है 28, फिर है 33, फिर अगर देखें तो 31 है, फिर 36 और फिर हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और फिर 39। है ना बच्चों? तो सबसे पहले आपने बच्चों क्या करना है, यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस देखना है। तो 28 और 33 के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो 5 का डिफरेंस है। और वैसे ही अब यहाँ पे +5 हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो रहा है +5। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि 33 से 31 हो गया, तो इसलिए 31 माइनस 33 हम करेंगे। हमेशा सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है। तो देखो बच्चे, यहाँ पे सेकंड कौन है 31, इन दोनों की बात मैं कर रहा हूँ। 33 और 31 में सेकंड नंबर पे 31 है, तो 31 से हम 33 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ रहा है -2। है ना? फिर 31 से 36 अगर मैं देखूं तो 36 माइनस 31 अगर मैं करूं तो मेरे पास आ रहा है +5। तो बच्चों, अगर पैटर्न को आप समझो तो पहले एक बार +5 हो रहा है, फिर -2, फिर +5, तो अभी नेक्स्ट जो होगा वो -2 होगा। तो 36 -2 अगर बच्चों मैं करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए 34। तो देखो कहीं पे 34 है क्या? तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो 34 है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी आ गया। ओके, अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लुक एट द सीरीज 240 क्वेश्चन मार्क 120 40 10 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले है 240, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 120, फिर 40, फिर 10, फिर 2। ओके बच्चों, देखो सीरीज आपको किस तरह पूछे जाएंगे, या तो प्लस वाले पूछे जा सकते हैं, या तो माइनस वाले, या तो मल्टीप्लाई वाले, या तो डिवाइड वाले। अब हम पहचाने कैसे कि ये प्लस वाला है, माइनस वाला है, किस तरह का है। तो बच्चों देखो, अगर आपका नंबर बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रहा है, मतलब आप ये कह सकते हो डबल हो रहा है या ट्रिपल हो रहा है एक बार में, तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ पे शायद मल्टीपल का कोई सीरीज है।
अब देखो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो 4 था, फिर 12 आ गया, फिर 36 आ गए, मतलब यहाँ पे इंक्रीज जो हो रहा था वो बहुत तेजी से हो रहा है। एक बारी में डबल हो गया एक नंबर का, फिर ट्रिपल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप वहां पे देखो कि कोई चीज मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो तो वहां पे इंक्रीज इतनी ज्यादा तेजी से नहीं हो रही है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो इससे हम समझ गए कि यहाँ पे शायद प्लस का कुछ ना कुछ हो रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो बच्चों यहाँ पे भी देखो, सबसे पहले 240 है, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 120, फिर 40। मतलब देखो 120 से सीधा 40 आ गया, मतलब सीधा इसका 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। मतलब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं पीछे से सीरीज देखना स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप देखो तो देखो 2 into 5 हो रहा है, यहाँ पे 10 है ना। यहाँ पे अगर आप देखो तो 10 into 4 हो रहा है 40। यहाँ पे देखो तो 40 into 3 हो रहा है। तो अगर इसी हिसाब से देखें तो सबसे पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर 4 के साथ, फिर 3 के साथ। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटू 2 के साथ, यानी 120 into 2। तो 120 इंटू अगर मैं 2 करूं तो मेरे पास 240 आएगा बच्चों। 240 मेरे पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब यहाँ पे हमें डायरेक्शन दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आर बेस्ड ऑन वर्बल क्लासिफिकेशन सीरीज। ये क्लासिफिकेशन सीरीज पे बेस्ड होंगे 4 से लेकर 6 तक। तो चलिए स्टूडेंट अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले है कि विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। ब्लैकमेल, स्मगलिंग, स्नोबेरी, फोर्जरी। ये 4 ऑप्शन है और इसमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लैकमेल करना, किसी को अगर आप ब्लैकमेल करते हो तो ये एक क्राइम है। स्मगलिंग करते हो तो ये भी एक क्राइम है। फोर्जरी, फोर्जरी मतलब होता है किसी का आप जाली साइन करते हो, सिग्नेचर करते हो, पैसे उसके खाते से निकाल लेते हो उसका जाली सिग्नेचर करके, तो ये भी एक क्राइम है। बट स्नोबेरी बच्चों एक क्राइम नहीं है, इसलिए आपका आंसर सी होगा। अब स्नोबेरी का मतलब क्या होता है, स्नोबेरी का मतलब होता है कि आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट वो कोई क्राइम तो नहीं हुआ। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू अदर्स। रामायण, महाभारत, उपनिषद, पंचतंत्र। तो बच्चों देखो इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें तो रामायण एक रिलीजियस बुक है, महाभारत भी एक रिलीजियस बुक है और उपनिषद भी एक रिलीजियस बुक है। बट पंचतंत्र बच्चों की एक स्टोरी बुक है जिसे आप बचपन में बहुत बार पढ़े होंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे, अभी भी आपका बचपन ही चल रहा है। ओके, तो चलिए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। कौन सा वर्ड जो है इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, फ्लूट, बी सितार, सी गिटार और डी वायोलिन। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे सितार, गिटार और वायोलिन इन सब में जो है वो स्ट्रिंग होता है, मतलब उसमें आपने देखा होगा वो तार से लगे होते हैं। बट फ्लूट जो है ये बांसुरी, उसमें कौन सा तार लगा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस ग्रुप से अलग है और ये आपका आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो ब्लड रिलेशन के ऊपर है। तो 7th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले। ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। तो बच्चों पहले हम इसका फैमिली ट्री बनाते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ए इज बी सिस्टर। अब ए जो है वो बी की सिस्टर है, यानी मैं पहले ए लिख देता हूं यहाँ पे ए। अब ए जो है वो बी की क्या है, सिस्टर है। सिस्टर है यानी ये फीमेल है, नेगेटिव साइन। सिस्टर के लिए हमने डॉटेड साइन यूज किया। अब बी का हमें कोई जेंडर नहीं पता इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई साइन नहीं लगाया है। फिर उन्होंने कहा कि सी इज बीज मदर। सी जो है वो बी की मदर है, इसलिए सी को मैंने ऊपर लिखा है। बी की मदर है यानी ये फीमेल है। अब बी की मदर है यानी ये ए की मदर होंगी। ओके, फिर उन्होंने कहा कि डी इज सीज फादर। जो डी है वो सी के फादर है यानी डी ऊपर आएंगे, और फादर है यानी यहाँ पे पॉजिटिव साइन। फिर उन्होंने कहा कि ई इज डीज मदर। जो ई है फिर वो डी की मदर है यानी ई ऊपर आएंगी, मदर है यानी इसके ऊपर नेगेटिव का साइन। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, कि जो ए है वो डी से कैसे रिलेट है।
अब देखो बच्चों, सी जो है वो ए की मदर है और डी जो है वो सी के फादर है, यानी डी जो हुए वो ए के क्या हुए, वो ए के नाना हुए। नाना को हम लोग क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल वर्ड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि मदर के फादर है। तो यहाँ पे देखो, या तो ग्रैंडफादर लिखा होगा या तो मैटरनल ग्रैंडफादर। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रैंडफादर और कहीं पे मैटरनल वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम बी को ही टिक करेंगे। तो हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है स्टूडेंट्स वो करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, निखिल सेड, आई एम द ओनली सन ऑफ आवर मदर्स सन, हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल। ओके, अभी पॉइंटिंग का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का पॉइंटिंग का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, तो पहले मैं यहां पे रीता लिख लेता हूं। ओके, ये है रीता। निखिल सेड, रीता को दिखाकर निखिल क्या कहता है उसको सुनिए। आई एम दी ओनली सन ऑफ आवर मदर्स सन, आई एम दी ओनली सन ऑफ आवर मदर्स सन। तो रीता की पहले हम मदर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीता की जो मदर होंगी वो ऊपर आएंगी। ओके, मदर इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिया है। तो उन्होंने कहा है कि आई एम दी ओनली सन ऑफ आवर मदर सन। मदर सन मतलब यहाँ पे उसकी माँ का एक लड़का भी होगा। रीता की जो मदर है उनका एक लड़का होगा, यानी रीता का ब्रदर होगा, रीता का भाई होगा। उसका लड़का कौन है, निखिल। उनका लड़का कौन है, निखिल। क्योंकि निखिल ने यहाँ पे क्या कहा है कि आई एम द ओनली सन ऑफ आवर मदर सन, मदर सन। तो अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज रीता रिलेटेड टू निखिल, जो रीता है वो निखिल की क्या लगेंगी। बच्चों देखो, यहाँ पे दो चीज हो सकते हैं, क्योंकि रीता का हमें जेंडर नहीं पता। तो या तो ये अंकल हो सकता है, पॉजिटिव साइन हो सकता है, या तो ये नेगेटिव साइन भी हो सकता है, यानी आंट हो सकता है, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता। तो आपने ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऑप्शन है आपके पास, अंकल है कि आंट है। तो अंकल वाला ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ आंट वाला ऑप्शन है, तो हम ए को टिक करेंगे। ओके बच्चों, ये बात ध्यान रखना है। बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं कि यहाँ पे नाम रीता है तो पक्का ये कोई लड़की होगी, कोई फीमेल होगा, तो ये आंट होगी। तो वैसा मत करना। आपको इसका जेंडर नहीं पता है तो आप यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लगाओगे आप, और उसके बाद आप देखोगे कि क्या यहाँ पे अंकल दे रखा है या ऑप्शन में कि आंट। अगर दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं और एक जगह दे रखा है कि नॉट डिसाइडेड या कांट से, तो आप कांट से वाले को टिक करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। Pointing towards a person, a man said to a woman, his mother is the only daughter of your father. How is the woman related to that person? Okay, तो स्टूडेंट्स देखिए, यहां पर उन्होंने कहा है कि एक पर्सन है, ठीक है। इस पर्सन को दिखाते हुए एक आदमी एक वुमेन को कहता है कि इस पर्सन का जो मदर है, इस पर्सन की जो मदर है वो तुम्हारे फादर की अकेली लड़की है, तुम्हारे फादर की अकेली लड़की है। मतलब ये आदमी इस वुमेन को कह रहा है कि इस फोटो में जो आदमी देख रहे हो, इस फोटो में जो आप आदमी देख रहे हो, उसकी जो मदर है वो तुम्हारे फादर की अकेली लड़की है। बच्चे, अगर इस वुमेन के फादर की अकेली लड़की की बात हो रही है, यानी इस वुमेन की बात हो रही है, यानी यहाँ पे जो मैंने नेगेटिव साइन दिया था वो नेगेटिव साइन इस वुमेन के लिए दिया था। ओके, अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दिस पर्सन, कि वुमेन इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है। तो देखो, ये वुमेन जो है इस पर्सन की क्या है बच्चों, मदर है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर सी में मदर ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। यहाँ पे ये पैटर्न का क्वेश्चन है, हमें ये पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो डायग्राम, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले इस डायग्राम में इस लाइन को उन्होंने क्लोज किया हुआ है, यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इस तरह का एक जेड बनाया जा रहा है, इस तरह का। तो इस तरह का बनाया जा रहा है जेड। अब देखो, हर एक वर्टेक्स के पास एक लाइन ऐसे बंद हो रही है ना, देख रहे हो, हर एक वर्टेक्स के पास लाइन ऐसे बंद हो रही है। तो मैंने यहाँ पे भी लाइन ऐसे बंद कर दिया। बंद करने के बाद इन दोनों कॉर्नर को मैंने जोड़ दिया। तो इस तरह का डायग्राम अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों वो मेरा क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। तो स्टूडेंट ये भी हमें
पैटर्न वाला क्वेश्चन है हमारे पास। हमें फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है जो इस फिगर को कंप्लीट कर देगा। तो स्टूडेंट्स आप फिगर को पहले समझने की कोशिश करो। सबसे पहले चीज तो यहाँ पे इन्होंने देखो ये इस पॉइंट से एक लाइन जाता है जो कि इसके वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूं जो कि इस वर्टेक्स को आके ज्वाइन करे, तो ये हम लोग लेते हैं ऐसे एक लाइन, सीधी लाइन होगी ये जो कि इसको ज्वाइन कर रही है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल ऐसे फॉर्म हो रहा है ऐसे, और उस सर्कल के ऊपर एक ऐसा लाई कर रहा है ना। तो इस तरह का फिगर हम देखते हैं कहाँ पे है। तो ये तो देखो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल का मुंह है वो अंदर की तरफ है और यहाँ पे बाहर की तरफ, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर देखें बच्चों, यहाँ पे अगर देखें तो ध्यान से देखो बी ऑप्शन में यहाँ पे जो ये लाइन जा रहा है ना वो बिल्कुल अंदर से भी पास आउट हो रहा है, बट यहाँ पे देखो अंदर में कुछ भी पास आउट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इस फिगर के साथ मैच कर रहा है। तो 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, चूज द अल्टरनेटिव फिगर। अभी हमें इसका अल्टरनेटिव फिगर फाइंड आउट करना है, यानी हमें इस पैटर्न को समझना है और ये बताना है कि ये जो फोर्थ पैटर्न होगा वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पैटर्न को ध्यान से समझो आप लोग। तो देखो बच्चों इसके मूवमेंट को समझो। पहले ये जो दो सर्कल्स थे, डार्क सर्कल्स, वो इस तरफ थे, फिर वो दूसरे केस में कहां पे आ गए, नीचे को आ गए, इधर इस पॉइंट को आ गए। यानी अगर आप ध्यान से देखो ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है ना, एंटी क्लॉकवाइज इसकी मूवमेंट हो रही है। तो अगर हम मूवमेंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते रहे तो अब ये जो एक डार्क सर्कल है वो इस तरफ आ जाएगा, है ना, इस पॉइंट पे। तो और ये जो दो डार्क सर्कल है वो इधर आ जाएंगे। तो उस हिसाब से फिगर आप अगर देखो तो यहाँ पे ये वाला तो गलत है, क्योंकि ये जो डार्क सर्कल जिस पॉइंट में था वहीं पे ही है, तो ये तो गलत हो गया। ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि देखो ये जो डबल डार्क सर्कल थे यहाँ पे नीचे, वो ऊपर आ गए हैं यहाँ पे, और ये जो था उसने अपनी जगह चेंज करनी थी इधर, और उसने भी यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 12th का वो आपके पास क्या है, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉलो द गिवन रूल। और रूल क्या है हमारे पास, द एरो डोंट फॉलो एनी पैटर्न एज द इमेज मूव्स वन स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट साइड। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन हमसे पिछले साल जो एग्जाम हुआ था मिलिट्री स्कूल का उसमें पूछा गया था। अब इस नए पैटर्न वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से समझिए, क्योंकि हो सकता है इस बार भी इसी तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछ लें। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो रूल को फॉलो करता है। और रूल क्या है हमारे पास, रूल यहाँ पे ये कह रहा है कि जो यहाँ पे बीच बीच में एरो यहाँ पे इन्होंने लगा रखे हैं वो एरो कोई सीरीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। फिर से ध्यान से सुनना है, वो कोई भी सीरीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। डोंट फॉलो एनी पैटर्न। ओके, अब समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। बच्चा देखो यहाँ पे हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं एरो को। पहले वाले में यहाँ पे कितने हैं एरो, 2, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2। ठीक है, पहले वाले में कितने हैं 2, दूसरे वाले में है 4, फिर तीसरे वाले में कितने हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो बच्चों अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो देखो 2 और 4 इनके बीच में डिफरेंस है 2 का, 6 और 4 इनके बीच में भी डिफरेंस है 2 का, 6 और 8 इनके बीच में भी डिफरेंस है 2 का। तो हाँ ये जो है वो एक पैटर्न को, एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो सेम है। बट इसने कहा था कोई पैटर्न यानी कोई सीरीज को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत हो गया, क्योंकि ये सीरीज या पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले है 1, फिर है 3, फिर कितने हैं 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये सारे ओड नंबर्स हैं, यहाँ पे सारे क्या हैं, ओड नंबर्स हैं। तो ये भी एक सीरीज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि फिर 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अभी, सॉरी ऑप्शन 3 देखते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले उन्होंने लिया है 2, फिर आगे आपके पास 3, फिर 2, फिर यहाँ पे 1 2 3 4।
तो बच्चों अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कोई भी एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, फिर 3 और 2 के बीच में -1 का डिफरेंस, फिर 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। और हमसे पूछा भी ये गया था कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो 4 को भी हम देख लेते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या है, 3, फिर आया हमारे पास 4, फिर 5 और फिर कितने हैं, 6। तो यहाँ पे भी देखो ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक एक यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। देखो पहले 3 आया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, जो अगला आएगा वो 7 होगा। तो यहाँ पे भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ये भी एक ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, which digit will appear on the face opposite to the face with the number 4। तो बच्चे ये डाइस का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको डाइस चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो आप पहले ये देखो कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस में मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी अल्टरनेट फेसेस, कोई भी फेसेस का सम, कोई भी दो फेसेस का सम अगर 7 के बराबर नहीं है तो वो स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो स्टूडेंट देखो यहां पे अगर हम देखें तो 3 + 2 5, 2 + 1 3, 1 + 3 4। तो यहाँ पे किसी का भी सम 7 के बराबर नहीं है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूं तो 6 + 3 9, 7 नहीं है। 3 + 5 is 8, 7 के इक्वल नहीं है। 6 + 5 11, तो 7 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों ये भी स्टैंडर्ड डाइस है और ये भी स्टैंडर्ड डाइस है। ओके, अब इसे सॉल्व कैसे करें। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे आप सबसे पहले देखो कि क्या कोई चीज कॉमन है। तो यहां पे देखो 3 कॉमन है। ओके, यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ पे भी बच्चों आपके पास 3 कॉमन है। ओके, अब हमने एक कॉमन देख लिया 3 कॉमन देखने के बाद अब 3 से या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लो नंबर्स, या तो क्लॉकवाइज में नंबर ले लो। तो चलो मैं क्लॉकवाइज में नंबर लिख लेता हूं। तो क्लॉकवाइज में अगर नंबर लिखूं तो देखो पहले वाले में आया 3, फिर आया 1, फिर आया 2। उसी तरह इसको भी हम लोग क्लॉकवाइज में लिखेंगे। अगर आपने इसे क्लॉकवाइज में लिखा है तो इसे भी क्लॉकवाइज में लिख लो, 3 5 6। ओके, अब बच्चों देखो 1 के ऑपोजिट आ गया मेरे पास 5, 2 के ऑपोजिट आ गया मेरे पास 6। तो 3 के ऑपोजिट कौन सा होगा, जो नंबर रह गया, तो कौन सा नंबर रह गया मेरे पास 4। तो यानी 4 के ऑपोजिट बच्चों कौन सा नंबर होगा, 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो आपका क्या हो गया, करेक्ट। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों भी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज कोडेड एज NODQBUJPO, हाउ इज इनविजिबल रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। ओके, तो हमें यहाँ पे पहले कोड लैंग्वेज समझना होगा। तो अपने आप को अभी रो का एजेंट समझ लो और इसे सॉल्व करो बच्चों। तो देखो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है ऑपरेशन, OPERATION। ओके, और इसकी कोडिंग उन्होंने कैसे लिखा है, N, फिर O, फिर D, फिर Q, फिर B, और फिर यहां पे है U, और फिर है J, फिर P, फिर O। ओके बच्चों देखो मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप इसके टोटल अल्फाबेट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे ओड नंबर है तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब आप पैटर्न को समझने की कोशिश करो। तो बच्चों अगर मैं पैटर्न को यहाँ पे ध्यान से समझूं तो ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे पहले यहाँ पे O है तो मैं देखता हूं कि O के नीचे यहाँ पे N है। तो हो सकता है कि इन्होंने उनके पिछले नंबर्स लिखे हैं, यानी N से N के बाद O आता है तो हो सकता है ये इन्होंने पीछे वाले नंबर लिखे हैं। तो O के पहले वाले नंबर लिख लिया N, ठीक है, बन रहा है। P के पहले वाला नंबर लिख लिया O, हाँ बन रहा है। E के पहले वाला नंबर लिख लिया D, ठीक है। R के पहले वाला नंबर लिख लिया Q, बन गया। अभी हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों बीच वाले नंबर के लिए उन्होंने अगला नंबर लिखा है। ए के लिए कौन सा नंबर लिख लिया इन्होंने, बी, है ना। फिर देखो बच्चों यहाँ पे टी के लिए भी उन्होंने अगला नंबर लिखा है यू, आई के लिए अगला नंबर लिखा है जे, ओ के लिए अगला नंबर लिखा है पी, और एन के लिए अगला नंबर लिखा है ओ। तो पैटर्न बन गया
पैटर्न क्या है कि यहाँ पे उन्होंने पिछले नंबर्स लिखे हैं और यहां से लेकर यहां तक उन्होंने +1 किया, यानी आगे इंक्रीज किया है। तो हमारे पास जो नंबर अल्फाबेट है जिसको भी हमने कोडिंग करना है वो क्या है, इनविजिबल, INVISIBLE। ओके, तो इसके भी काउंट कर लेते हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी 9 है। तो हम इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बच्चों, अब इन्होंने क्या किया है, तो मैंने पहले ही दिखा दिया है यहाँ पे कि इन चारों नंबर के अल्फाबेट्स के लिए उन्होंने पिछले वाले अल्फाबेट्स लिखे हैं। तो ओ के लिए उन्होंने एन लिखा था, वैसे ही आई से पहले कौन सा अल्फाबेट आता है, एच, एन से पहले क्या आता है, एम, वी से पहले क्या आता है, यू, और आई से पहले फिर एच। फिर यहां से यहां तक के जो अल्फाबेट्स है उसको उन्होंने 1 1 इंक्रीज किया है। तो एस के लिए उन्होंने कौन सा किया है, टी, आई के लिए जे, बी के लिए सी, एल के लिए एम, और ई के लिए एफ। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पे देखो क्या ऐसा कोई कोडिंग वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे देखो HMUH, ठीक है, फिर TJCMF। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों ये मैच कर रहा है हमारे इस कोडिंग से। तो 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन a certain code fire is written as QHOE, move as JMWE, following the same rule of coding, what should be the code of the word over? बच्चे देखो, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दो कोडिंग दे रखे हैं, मतलब देखो यहाँ पे पहली कोडिंग आपको दे रखा है, दूसरी कोडिंग इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, और तीसरी के लिए हमें कोडिंग पूछा जा रहा है। जब भी इस तरह का कभी कोई क्वेश्चन हो तो इसमें सबसे पहली चीज आप देखो, क्या इसके सारे लेटर्स, ऊपर वाले जो लेटर्स दे रखे हैं उसके साथ मैच कर रहा है क्या। तो देखो ओ यहाँ पे है तो इस वाले में ओ है, वी है, ई भी है, आर देखो यहाँ पे है। तो हमें अब कोडिंग यहीं से फाइंड आउट करना है। तो देखो ओ यहाँ पे है, ओ यहाँ पे भी है, मतलब इसका मूव में देखो सेकंड लेटर जो है वो ओ है। तो ओ के लिए उन्होंने कोडिंग कौन सी यूज की है, एम। तो हम सीधे यहाँ पे क्या लिख लेंगे, OVER। तो ओ के लिए कोडिंग कौन सी यूज हुई है, एम। फिर अब यहाँ पे है वी, तो देखो कौन से वर्ड में वी है, तो देखो मूव वाले वर्ड में वी है, तो वी तीसरे लेटर है वी, तो तीसरा लेटर के लिए उन्होंने कौन सी कोडिंग यूज की है, डब्ल्यू। तो मैं वी के नीचे क्या लिखूंगा, डब्ल्यू। वैसे ई जो है वो तीसरा लेटर है ना, यहाँ पे ओवर में। और देखो कहीं पे जो वर्ड हमें दे रखा है वहां पे ई कहाँ पे है, तो देखो ई जो है इसका आखिरी लेटर है फायर का, तो ई के लिए कोडिंग ई ही उन्होंने यूज किया है, तो मैं भी यहाँ पे ई लिख देता हूँ। और आर देखो कहाँ पे है, तो देखो फायर में तीसरा लेटर आर है और तीसरा लेटर कोडिंग का ओ है, मतलब आर के लिए उन्होंने कौन सी कोडिंग यूज की है, ओ। तो मैं यहाँ पे ओ लिख देता हूँ। तो ये बन गया हमारे पास ओवर का कोडिंग, MWEO। तो MWEO जो है वो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये भी हमारा हो गया सोल्व। ओके, अब चलते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने कहा है कि इफ E इज इक्वल टू 5, पेन इज इक्वल टू 35, देन पेज इज इक्वल टू। तो बच्चों यहाँ पे देखो अगर हम अल्फाबेट देखें तो अल्फाबेट में आपको याद होगा कि ए जो है उसकी पोजीशन होती है 1, बी की होती है 2, है ना। वैसे अगर आप देखो तो ई की जो पोजीशन होती है वो कितनी होती है, 5। तो ई की जो पोजीशन होती है उसका नंबर उन्होंने हमें दे दिया कि ई की जो वैल्यू है वो अगर 5 के बराबर है, जो कि अल्फाबेट में पहले से ही होती है, तो उस हिसाब से पेन की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 35। तो बताइए पेज की उस हिसाब से कितनी वैल्यू होगी। तो बच्चों देखो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया था कि आपको बस याद रखना है EJOTY, ईजोटी। ई की वैल्यू होती है 5, जे की होती है 10, ओ की 15, टी की 20 और वाई की 25। बस इसको याद कर लो, इससे आपके सारे अल्फाबेट्स की वैल्यू आगे पीछे करके आप फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो बच्चों पेन, तो अब देखो पेन में पी की वैल्यू कितनी होगी, ओ अगर 15 है तो पी होगा 16, ठीक है, पी 16। अब ई की वैल्यू में दे रखा है 5, और एन की वैल्यू, एन की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो तो एन जो है वो ओ से पहले आता है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 14। इनका अगर मैं सम करूं तो मेरे पास देखो कितना आ रहा है,
15, 35। तो 35 आ रहा है जो कि इसके बराबर आ रहा है। तो उस हिसाब से हम पेज की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो पेज में सबसे पहले है पी, तो उसकी वैल्यू कितनी है 16। फिर आता है ए, उसकी है 1। फिर जी, जी की वैल्यू बच्चे कितनी होगी, ई होता है। उसके बाद एफ, एफ 6 हो गया, जी हो गया 7, 7। फिर होता है ई, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। प्लस कर लो इसे, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 5 19। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 29। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों, यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 29 हमारा आंसर आ गया। ओके, तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए बच्चों, इन ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स महेश रैंक इज 16th फ्रॉम द बॉटम। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द टॉप। नीचे से हमें महेश की रैंकिंग बता रखी है, उन्होंने 16th रैंक में है, टोटल बच्चे 42 हैं और महेश नीचे से 16वां पोजीशन में, 16th पोजीशन में। तब उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए टॉप से कितना होगा। तो बच्चे देखो टोटल 42 स्टूडेंट है, ये तो हमें क्लियर हो गया। नीचे से महेश जो है वो 16th पोजीशन में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पहले बच्चों महेश। ठीक है, महेश बच्चों अगर 16th पोजीशन में है तो इसका मतलब उसके नीचे कितने बच्चे हैं, नीचे उसके कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं। तो बच्चे देखो महेश को मिलाकर टोटल 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं। तो 42 में से अगर मैंने 16 बच्चे बिठा दिए हैं तो कितने बच्चे रह गए, और तो 12 माइनस 6 6, 3 1 2, 26। मतलब महेश के ऊपर बच्चे कितने बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं, है ना। 26 महेश एक 27, 27 प्लस 15 देखो 42 हमारे पास बन रहा है। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ऊपर से कितने पोजीशन में होगा महेश। तो ऊपर टोटल 26 बच्चे हैं और महेश को अगर हम गिने तो महेश 27th पोजीशन में बन रहा है। ऊपर 26 और महेश को भी अगर मैं गिन लूं तो हो गया 27। तो महेश की रैंक कितनी होगी बच्चों, 27। तो हमारे पास 18th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो गया करेक्ट। ओके, अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो, फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने कहा है कि फाइंड द 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। बच्चों देखो इसका ट्रिक मैंने आपको बता रखा है। जब भी यहाँ पे दो लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट पूछा है और यहाँ पे भी लेफ्ट पूछा है, जब दोनों तरफ यहाँ पे दोनों सेम है, लेफ्ट यहाँ पे भी है यहाँ पे भी लेफ्ट है, दोनों सेम है, तो आप हमेशा क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 20 से आप 11 माइनस कर लो। 20 से अगर मैं 11 माइनस कर लूं तो 10 1 कितना हो गया मेरे पास 9। और लेफ्ट से 9th नंबर में बच्चों कौन सा अल्फाबेट आता है, आपको याद होगा ई जे। तो ये हो गया 5, ये हो गया 10। तो 10 से पहले वाला क्या होगा 9 यानी आई। तो आई आता है आपके पास 9th पोजीशन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी। ओके, बस आपको याद रखना है कि अगर ये दोनों सेम है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन होगा। अगर यहाँ पे दोनों तरफ राइट राइट यूज करता तो भी हम सब्ट्रैक्ट करते, बट गिनते कहां से, फिर हम पीछे से गिनना स्टार्ट करते हैं कि 9वें पोजीशन में कौन सा है, यानी जेड से गिनना स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, बट और दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना होगा ई जो टी। अगर आपको अल्फाबेट्स के नंबर सभी के याद रखने मुश्किल हो रहे हैं तो बस आप ई जे ओ टी वाई इनके वैल्यूज याद रख लो। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 24 तक के जो क्वेश्चन है ये हमारे पास सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग द सेंटर। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी इज बिटवीन डी एंड ई, एफ। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहले हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला जब भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है तो आप पहले यहाँ पे गिनना स्टार्ट करिए कितने लोगों को हमने सर्कल में बिठाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। तो इन 7 लोगों को हम पहले सर्कल में बिठाएंगे। तो ये बच्चों मैंने बना लिया सर्कल। ठीक है, ओके। तो बच्चे जब भी आपको इस तरह का सर्कल का कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप 2 सर्कल बनाइए, कोई एक सर्कल मत बनाइए, 2 सर्कल बनाइए।
ओके, तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना लिया, एक यहाँ बिठाया, दूसरा मैंने यहाँ पे बिठाया, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा, छठा और सातवें को चलो मैं यहाँ पे बिठा देता हूँ। वैसे ही यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और ये सातवां। ठीक है, और ये सभी का जो मुंह है ये सभी का सेंटर की तरफ है, यानी ये सभी सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर हो गई आपको? सभी जो है ये सेंटर की तरफ देख रहे हैं। बच्चा देखो, अगर सेंटर की तरफ देख रहे हैं, डायरेक्शन पता करना हो तो हमेशा आप इस वाले एरो से ही डायरेक्शन का पता करिए। अपने आप को इधर बिठाइए, अगर बिठाओगे तो देखोगे ये वाले पोजीशन में अगर मैं इस तरह को मूव करूं तो ये राइट हो जाएगा, और अगर मैं इस तरफ से ऐसे मूव करूं तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, है ना। हमेशा आप इस एरो पे, इस पोजीशन पे अपने आप को बिठा के देखिए। ओके, अब क्वेश्चन रीड करिए। जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, यहीं पे खत्म करिए, कोमा पे रुक जाइए। इन्होंने कहा कि जो जी है वो सी के सेकंड में है। किस तरफ? लेफ्ट की तरफ सेकंड में है। तो पहले मैं सी को बिठा देता हूं यहाँ पे, और लेफ्ट की तरफ है सेकंड पोजीशन में, तो ये पहला पोजीशन गया। दूसरे पोजीशन पे यहाँ पे जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे भी आप उसी तरह बना लीजिए। ये क्यों बनाना है बच्चों, मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमें दो अलग अलग मतलब पैटर्न दे रखे होते हैं, उस केस में हमें फाइंड आउट करने के लिए इजी होता है अगर हम दो डायग्राम बना लेते हैं तो। ओके, तो हमेशा दो डायग्राम जरूर बनाइए, साथ साथ में बनाकर चलिए। ओके, उसके बाद कोमा के बाद उन्होंने लिखा है कि हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। बच्चे यहाँ पे हु वर्ड यूज कर लिया इन्होंने, तो याद रखिए हु के जस्ट पहले जो अल्फाबेट है हु, उसी के लिए ये ही यूज होता है। तो यहाँ पे हु के जस्ट पहले कौन है? सी। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? सी की। तो अभी आप हु को निकाल दीजिए, सीधे इस सेंटेंस को पढ़िए कि सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब सी जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है, यानी मैं एफ को इधर बिठाऊंगा। ठीक है, ये मैंने एफ लिख लिया दोनों तरफ। फिर उन्होंने कहा है कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, कि जो ए है वो थर्ड में है टू द लेफ्ट ऑफ ई। बट यहाँ पे तो ई हमारे पास कहीं पे है ही नहीं, तो अब इस वाले सेंटेंस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, आगे पढ़िए। बी इज बिटवीन डी एंड ई, जो बी है वो डी और ई के बीच में है। तो बच्चे देखो, इन्होंने कहा कि जो बी है वो डी और ई के बीच में है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि इन्होंने कह दिया कि बी जो है वो डी और ई के बीच में है। तो बच्चों देखो, बी और डी की ई के, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए और आगे पढ़िए। इन्होंने कहा है कि बी इज बिटवीन डी एंड ई। तो बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीन पोजीशन हमारे पास खाली है। इसका मतलब है बी बीच में अगर बिठाओगे, बी को बीच में बैठना है, और बी जो है वो डी और ई के बीच में है। तो बच्चे देखो, डी को या तो मैं इधर लिख सकता हूं, या तो मैं ई को पहले लिख दूं और डी को बाद में लिख दूं, तो भी तो बी बीच में ही होगा। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि दो डायग्राम बनाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बी को बीच में बिठा रहा हूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई और यहाँ पे लिखता हूँ डी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इतना ही कहा है कि बी जो है वो डी और ई के बीच में है। तो मैं पहले डी लिखूं या बाद में डी लिखूं, बट बी तो बीच में ही है। इन्होंने कहा था कि बस बी को हमने बीच में बैठाना है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ई को पहले लिखना है कि डी को पहले लिखना है। ओके, अब हमारे पास एक जगह खाली है बस, तो वहां पे कौन आ जाएगा? ए। इन्होंने यहाँ पे कहा है कि ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब यहां से हमारे पास क्लियर होगा कि कौन सा डायग्राम हमने लेना है। इन्होंने कह दिया कि जो भी डायग्राम आप ले रहे हो उसमें आप ये देखो कि जो ए है वो ई के थर्ड लेफ्ट में है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो ए है वो ई के राइट साइड में है और सेकंड पोजीशन में है, यानी ये वाला डायग्राम हमारा हो गया कैंसिल, क्योंकि उसने कहा था लेफ्ट साइड में होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये राइट साइड में है। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ई के लेफ्ट में अगर मैं गिनूं तो यहाँ पे ये ए है, और यहाँ पे 1 2 3, ए जो है वो ई के लेफ्ट में आ गया। तो इसलिए हम लोग कौन सा डायग्राम लेंगे? ये वाला डायग्राम लेंगे, क्योंकि ये वाला डायग्राम हमारे पास कैंसिल हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? इसलिए मैंने कहा था कि आपने दो डायग्राम बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने वर्ड यूज किया था, उन्होंने ये कहा था कि बी जो है बिटवीन डी एंड ई है। तो यहाँ पे डी पहले भी आ सकता है, या तो ई भी पहले आ सकता है ना, कोई भी आ सकता है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में उन्होंने कहा है कि एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, एफ जो है किसके राइट में फोर्थ पोजीशन में? तो ये रहा ऑफ, सॉरी ये रहा एफ,
अब देखिए एफ के राइट में कौन है, सॉरी, तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि क्या पूछा गया है। एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ, क्वेश्चन में पूछा गया कि एफ किसके राइट में फोर्थ पोजीशन में है। तो देखिए बच्चों अगर आप डी को देखो, तो डी को देखो तो यहाँ पे 1 2 3 4 डी के राइट में, क्योंकि राइट इस तरफ को मूव कर रहा है, देखो मैंने डायग्राम बना रखा है राइट का, तो 1 2 3 4, तो डी के राइट में एफ फोर्थ पोजीशन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट। सेकंड उन्होंने पूछा है 21 क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि डी इज इमीडिएट राइट ऑफ, कि डी किसके इमीडिएट राइट में, तो देखो डी ये रहा, डी के किसके इमीडिएट राइट में है, डी बी के इमीडिएट राइट में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो गया। 22 में पूछा है उन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन, तो यानी उन्होंने कहा है कि कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि सेकंड पर्सन की इमीडिएट लेफ्ट में पहला पर्सन है, यानी ई के इमीडिएट लेफ्ट में बी है कि नहीं, हमें ये देखना है। तो देखो ई के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, तो ये ऑप्शन गलत है ना। ए के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, जी, तो ये भी गलत है। डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बी है, तो ये भी गलत है। अब क्या जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, हाँ जी के इमीडिएट लेफ्ट में डी है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन को ध्यान से बच्चों समझना है, फिर करना है सोल्व। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो बीच वाला अल्फाबेट है वो इन दोनों अल्फाबेट के बीच में बैठना चाहिए, देखो कौन से ऑप्शन में बैठ रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सी क्या एफ और ई के बीच में है, नहीं, सी तो एफ और ए के बीच में है, तो ये तो गलत हो गया। क्या बी ई और डी के बीच में है, यस, बी जो है वो ई और डी के बीच में है, तो ये वाला हमारा सही हो गया, बाकी आप गलत कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ, हमें यहाँ पे एफ की पोजीशन देखनी है कि कौन सी सही है। तो उन्होंने कहा है कि क्या एफ जो है वो फोर्थ पोजीशन में है टू द राइट ऑफ डी, तो डी कहाँ पे, देखो ये रहा, और डी का राइट कौन सा है, ये वाला डायरेक्शन है, तो डी के 1 2 3 4, हाँ डी के फोर्थ में एफ आ रहा है। तो बट इन्होंने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ, तो एफ इज फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, यस, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे ये हमारा सही आ गया, क्योंकि देखो डी के राइट साइड में 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन में एफ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। ओके, तो चलिए अभी हम आगे रीड करते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि देयर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द टू गिवन वर्ड्स ऑन वन साइड ऑफ प्रोपोर्शनल, देन फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन मार्क हैविंग द सेम रिलेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पे सेम रिलेशन दोनों साइड हमें दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका फिर क्या रिलेशन होगा, इस ऑप्शन में हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चे, ऑर्नामेंट गोल्ड, निडल का क्या ऑप्शन होगा, मतलब क्या इसका आंसर होगा, हमें यह फाइंड आउट करना है। तो पहले हम इस रिलेशन को समझते हैं। तो बच्चे देखो, गोल्ड से हम लोग क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, ये सब हम बनाते हैं ना गोल्ड से। तो वैसे निडल बनाने के लिए हमें इन चारों ऑप्शन में से कौन सी चीज की आवश्यकता होगी। तो बच्चे देखो, स्टील की आवश्यकता होगी, क्योंकि निडल जो है, जो सुई है, वो किससे बनता है, स्टील से, धागे से तो नहीं बनता, प्रिक से भी नहीं बनता, स्टिच से भी नहीं बनता। ओके, तो इसलिए इनको समझना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आप आंसर टिक करना। अब देखो 26, मलेरिया डिजीज स्पीयर इज इक्वल टू। तो बच्चों देखो, मलेरिया क्या है, ये एक डिजीज होता है, वैसे स्पीयर क्या होता है, स्पीयर बच्चे एक वेपन होता है, स्पीयर क्या होता है, एक वेपन होता है ना। तो यहाँ पे ओन्ड तो नहीं होगा, स्वॉर्ड भी नहीं होगा, डेथ भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सीप सी कैमल क्या होगा। तो बच्चों देखो, सीप जो है ये पानी में हम इसको चलाते हैं, तो कैमल ये कहाँ पे हम चलाते हैं। तो बच्चों देखो, कैमल जो है उसको हम कहते हैं डेजर्ट का सीप, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन जो है ये आंसर होगा, डेजर्ट। ओके, 28 देखो, अर्थ सन, तो मून का क्या होगा। तो बच्चों देखो, अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो वैसे ही मून किसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके,
अब क्वेश्चन नंबर 29 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 में उन्होंने कहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। इन वर्ड्स को हमने मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है, यानी जब इनको हम अरेंज करें तो उसका कोई ना कोई मीनिंग आना चाहिए। तो बच्चों देखो, वर्ड हमें दे रखा है रेन, फिर मॉनसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर, रिलीफ। ओके, तो बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले क्या आएगा, मॉनसून सीजन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, मॉनसून सीजन आता है। जैसे मॉनसून सीजन आएगा तो क्या होगी, बारिश होगी बहुत तेज। अगर बारिश होगी तेज तो ऐसा टाइम आएगा कि हो सकता है फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए। और जब बाढ़ आएगा तो फिर बच्चे क्या होगा, जैसे ही बाढ़ आएगा तो लोग रेस्क्यू करेंगे, उन्हें बचाएंगे हम लोग। और जब बचाएंगे उनको, उसके बाद उनको शेल्टर देंगे। शेल्टर देने के बाद उन्हें हम रिलीफ देंगे, रिलीफ करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो पहले आएगा 2, फिर आएगा मेरे पास 1, फिर आएगा मेरे पास 4, फिर आएगा मेरे पास रेस्क्यू 3, फिर आएगा मेरे पास 5, और फिर आएगा मेरे पास 6। तो बच्चों उस हिसाब से अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखिए, 2, 1, 4, 3, 5, 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी बच्चों हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। Arrange the given words in a meaningful sequence। ये भी क्वेश्चन नंबर 29 जैसा ही है। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 5 वर्ड्स दे रखे हैं और हमें उन्हें अरेंज करना है कि उनसे एक मीनिंगफुल सीक्वेंस बने। तो डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट, टाउन, सिटी, ये 5 वर्ड हमें दे रखे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आता है विलेज। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, विलेज। और विलेज से बड़ा क्या होता है हमारे पास, विलेज से बड़ा होता है टाउन। ठीक है, मतलब टाउन आएगा सेकंड पोजीशन में, विलेज को मिलाकर टाउन बन गया। अब टाउन से फिर हमारे पास क्या बनता है, टाउन को मिलाकर बनता है हमारे पास सिटी, और सिटी को मिलाकर बनता है डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है हमारे पास स्टेट। तो हमारे पास सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा, 2, 4, 5, 1, 3। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट। वैसे क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे कहा गया है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सीक्वेंस। कॉलेज, चाइल्ड, सैलरी, स्कूल, एम्प्लॉयमेंट। अभी हमें इसे भी अरेंज करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो सबसे पहले बच्चा छोटा रहेगा, चाइल्ड। चाइल्ड जो है वो सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, फिर स्कूल में जाएगा। स्कूल में जाने के बाद फिर वो कहाँ पे जाएगा, कॉलेज। कॉलेज के बाद वो एम्प्लॉयमेंट लेगा, और एम्प्लॉयमेंट के बाद वो सैलरी लेगा। तो 2, 4, 1, 5, 3, ये ऑप्शन अगर आप देखो तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, favor is written as EBUPTS. How is danger written in that same code? ओके, ये भी कोडिंग का ही क्वेश्चन है। तो बच्चे देखो, FAVOUR, और यहाँ पे हमारे पास EBUPTS। ओके, अब इसको मैंने पहले कहा है कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब इसकी कोडिंग को समझते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो, सबसे पहले वर्ड का एफ का हमने इसका पिछला लेटर लिया है, फिर ए का हमने अगला लेटर लिया, फिर इसका भी पिछला लेटर लिया, फिर इसका अगला लेटर लिया है ओ का पी, फिर इसका पिछला लेटर लिया है, और फिर इसका अगला लेटर लिया है। मतलब ये वाली रूल उन्होंने फॉलो किया है। तो यहाँ पे हमें किसका बच्चों अभी हमें बनाना है कोडिंग, डेंजर का, DANGER। तो वही सेम करेंगे। डी का पिछला लेटर कौन सा है, सी, ए का अगला बी, एन का पिछला एम, जी का अगला क्या होगा एच, ई का पिछला डी, आर का अगला एस। तो CBMHDS, तो CBMHDS ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे पास 32 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। राहुल वॉकड 40 meters टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉकड 20 meters. He again turns left and walks for 40 meters. How far and to which direction is Rahul from the starting point? तो बच्चों ये हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट बना लेता हूँ कि राहुल यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राहुल वॉक 40 meters टुवर्ड्स नॉर्थ, कि राहुल जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में गया है। कितने मीटर गया है, 40 मीटर।
यहाँ पे मैंने राहुल ड्रॉ कर दिया और वो इस डायरेक्शन में कितने मीटर गया है, 40 मीटर। फिर उन्होंने कहा कि देन टर्न्स टू इस लेफ्ट एंड वॉक फॉर 20 मीटर्स। फिर ये लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज हो गया, मूव कर गया। अब इस लेफ्ट डायरेक्शन में वो 20 मीटर गया। कितने मीटर गया इस लेफ्ट डायरेक्शन में, 20 मीटर। क्योंकि राहुल को अगर मैं यहाँ पे खड़ा करूं बच्चों तो इसका लेफ्ट डायरेक्शन ये वाला होगा, तो यहाँ पे वो 20 मीटर गया। ही अगेन टर्न्स टू इज लेफ्ट। अब फिर से वो अपने लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज हो गया। अभी इस पोजीशन से अगर मैं देखूं, वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका लेफ्ट कहां पे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो नीचे की तरफ वो फिर मूव किया। कितना मीटर मूव कर रहा है देखो ध्यान से, 40 मीटर्स। तो यहाँ पे इसके बराबर वाली लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ये भी 40 मीटर था, तो ये भी 40 मीटर आ गया नीचे की तरफ। अब उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए कि राहुल की जो डिस्टेंस है वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। तो बच्चों देखो, इसके स्टार्टिंग पॉइंट से ये इतना दूर है, जो कि बराबर है ऊपर वाले साइड के, यानी ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है कि राहुल किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, उसका जो चेहरा है वो किस डायरेक्शन की तरफ है। तो बच्चों देखो, वो नीचे की तरफ देख रहा है, यानी वो साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस कर रहा है। तो आप कह सकते हो 20 मीटर साउथ डायरेक्शन। तो ये ऑप्शन देखो कहां पे है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है, 20 मीटर टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये लेटर सीरीज के ऊपर है। अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, पी एम टी ओ क्यू ओ ओ एस, फिर एन क्यू आर एम एस क्यू। तो बताइए कि इसका नेक्स्ट जो लेटर होगा वो क्या होगा। तो बच्चों इस यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो इस सीरीज को। पहले यहाँ पे पी था, फिर ओ है, फिर एन है, फिर एम है। तो अगर आप ध्यान से समझो तो देखो, राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है, एम से एन हो गया, फिर एन से ओ, फिर ओ से पी। इसका मतलब यहाँ पे जो लेटर आएगा वो एल से एक कम होगा, यानी वो क्या होगा, एल। तभी तो बनेगा ना, एल से एम, एम से एन, एन से ओ से पी बन रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एम, फिर यहाँ पे एन छोड़ के इन्होंने क्या लिख दिया, सेकंड लेटर ओ। फिर पी छोड़ के फिर उन्होंने क्या लिख दिया, सेकंड लेटर क्यू। फिर आर छोड़ के सेकंड लेटर एस, है ना बच्चों, बन रहा है यहाँ पे। तो जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो भी एक छोड़कर आएगा, यानी टी छोड़कर क्या आएगा, यू। तो यहाँ पे क्या बन गया, यू, एल, फिर आ गया यू। फिर अब तीसरा लेटर देखो, तीसरे लेटर में अगर बच्चों आप ध्यान से देखो तो देखो क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी, एक एक बढ़ रहा है। इसका मतलब जो इस तरफ आएगा वो क्यू से एक कम होगा। तो कौन सा होगा बच्चों, वो क्यू से एक कम होगा, यानी हमारे पास वो कौन होगा, पी, क्योंकि पी के बाद आता है क्यू। तो मेरे पास बन गया लेटर एल यू पी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास आ रहा है एल यू पी। तो हमारा 34 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आ रहा है डी आई बी, फिर आपके पास है एच एम एफ, फिर है एल क्यू जे। अभी हमें नेक्स्ट लेटर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे इसके पैटर्न को अभी आप समझो ध्यान से। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे डी है, ओके, बी और डी लिया है, फिर ई छोड़ के यहाँ पे इन्होंने एफ और एच लिया है ना। फिर यहाँ पे उन्होंने देखो एच आई छोड़ के जे और एल लिया है, ठीक है, ओके। तो बच्चों यहाँ पे जो अगला आएगा हमारे पास वो भी एम छोड़ के क्या आएगा, यहाँ पे एन और पी, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो बच्चों ध्यान से समझो, डी है यहाँ पे पहला लेटर, तो ई छोड़ के यहाँ पे आ गया एफ और एच, देख रहे हो। फिर यहाँ पे हमारे पास एच है पहला लेटर, आई छोड़ के यहाँ पे क्या आ गया, जे और एल। तो यहाँ पे पहला लेटर एल है, तो एम छोड़ के एन और पी आ जाएगा, इनके बीच में एक एक का गैप है, ओके। अब बीच वाला लेटर हमें चाहिए। तो लेटर देखो बच्चों, बीच वाला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखो तो पहले क्या है, आई, फिर क्या है मेरे पास एम, फिर है मेरे पास क्यू, है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जे के एल तीन लेटर इन्होंने छोड़ दिए, और फिर क्या आ गया एम, फिर एन ओ पी तीन लेटर छोड़ दिया, फिर क्या आ गया हमारे पास क्यू, फिर तीन लेटर आप भी छोड़ दो, आर एस टी, तो फिर क्या आ जाएगा, यू। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, एन यू पी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों मेरे पास क्या हो गया, करेक्ट, ओके।
ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन है आपके पास सी सी डैश सी सी बी सी डैश ए सी सी बी सी सी डैश सी डैश बी डैश। तो बच्चे हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जिसको पुट करने से ये सीरीज रिपीट होंगे, इक्वल सीरीज रिपीट होंगे। तो बच्चों देखो, पहले मैं ऑप्शन इसमें पुट कर देता हूं। क्या है, पहले ए, फिर मेरे पास यहाँ पे सी है, फिर क्या आ रहा है ए, और फिर मेरे पास डबल सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी। तो देखो सी सी ए डबल सी, फिर बी, तो यहाँ पे आपके पास एक पेयर बन गया। फिर सी सी ए डबल सी बी, फिर ये एक पेयर बन गया। वही सेम चीज यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। फिर सी सी ए सी सी बी, ये भी एक पेयर बन गया। नेक्स्ट ऐसे आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारे पास करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसको पुट करने पर हमारे पास जो सीरीज है वो रिपीट हो रही है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 36 भी हमारा बच्चों सॉल्व हो गया। 37 देखिए। 37 में है हमारे पास यू ओ आई ए, यू ओ आई, फिर यहाँ पे एक गैप है, इससे हमें फाइंड आउट करना है, और फिर ए है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे हमारे पास कौन सा अल्फाबेट आएगा। ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखो, पहले हमारे पास यू है, फिर ओ है, आई है, ए है। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये वॉवेल्स है। ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, एक वॉवेल्स है। तो यहाँ पे सारे चीज हैं बट ई नहीं है, तो हम यहाँ पे ई लिख देते हैं। तो अब देखो ये वॉवेल्स कंप्लीट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 से 41 की तरफ। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि अरेंज द गिवन वर्ड्स एज दे अपीयर इन डिक्शनरी। इन वर्ड्स को हमने अरेंज करना है उस हिसाब से जिस तरह की ये डिक्शनरी में दिखेंगे। मतलब जो पहले डिक्शनरी में आएगा उसको पहले, और जो बाद में आएगा उसको बाद में। तो वर्ड है हमारे पास लिबरेट, मोडेस्टी, मिक्सचर, फीचर एंड लाइसेंस। ओके, तो बच्चे टोटल 5 वर्ड्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। तो बच्चे देखो, डिक्शनरी में जो वर्ड्स आते हैं वो अल्फाबेट के बेस पर आते हैं, यानी जो अल्फाबेट पहले आता है वो पहले हमें डिक्शनरी में मिलते हैं, और जो बाद में आते हैं वो बाद में आते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एल है, एम है, एफ और एल, मतलब एल एम एफ से वर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ए बी सी डी ई एफ, सबसे पहले एफ आता है, तो एफ वाला वर्ड पहले आएगा। तो यहाँ पे एफ से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही वर्ड है, इसका मतलब फीचर जो है ये पहले आ जाएगा हमारे पास। फिर आता है जी एच आई जे के एल, मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन में एल वाले वर्ड आ जाएंगे। तो यानी लिबरेट और लाइसेंस 2 वर्ड है हमारे पास, तो सेकंड और थर्ड पोजीशन में इन दोनों में ये जो दोनों अल्फाबेट हैं ये आएंगे हमारे पास। सेकंड और थर्ड पोजीशन में इन दोनों वर्ड में से कोई भी 2 वर्ड सेकंड और थर्ड पोजीशन में होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास एम। तो यहाँ पे जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन है वो एम वाले लेटर्स का होगा। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेकंड और थर्ड जो पोजीशन है उसमें सेकंड में लिबरेट आएगा कि लाइसेंस आएगा। तो सेकंड हम वर्ड की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसका सेकंड वर्ड जो है लिबरेट का वो आई है, और लाइसेंस का जो सेकंड वर्ड है वो भी आई है। तो इस जगह में भी दोनों सेम सेम है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ कि सेकंड पोजीशन में कौन आएगा और थर्ड पोजीशन में कौन आएगा। अब थर्ड लेटर को देखें तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो बी और सी में पहले कौन आता है, बी। तो यहाँ पे मेरे पास लिबरेट आ गया पहले, और लाइसेंस कहाँ पे आ जाएगा, इधर। अब हम चलते हैं एम लेटर की तरफ। तो एम लेटर से स्टार्ट होने वाले 2 हमारे पास वर्ड हैं। तो सेकंड अगर मैं लेटर देखूं तो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे आई है। तो देखो आई पहले आता है, उसके बाद हमारे पास ओ आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मिक्सचर, और यहाँ पे आ जाएगा मोडेस्टी। तो हमारे पास बच्चों देखो क्या हो गया, फीचर कौन से पोजीशन में है, फोर्थ। उसके बाद कौन आएगा, लिबरेट, लिबरेट है 1, लाइसेंस 5th में है, मिक्सचर 3 में है, और ये 2। तो 4 1 5 3 2, 4 1 5 3 2 जो है ऑप्शन नंबर डी वाला है। तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा क्या है, करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। अब स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। अब इसको भी हमने डिक्शनरी के फॉर्म में अरेंज करना है। इन वर्ड्स को डिक्शनरी में जैसे जो पहले आएगा उनको पहले लिखना है, और जो बाद में आएंगे उन्हें बाद में लिखना है। टोटल 5 वर्ड है, वैसे ही हम करेंगे सेम चीज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 1 2 3 4 और 5। तो देखो सभी जो वर्ड हैं यहाँ पे वो डब्ल्यू वाले हैं।
तो यहाँ पे सभी डब्ल्यू डब्ल्यू लिख लो पहले, डब्ल्यू, यहाँ पे भी डब्ल्यू वाला वर्ड आएगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू वाला वर्ड आएगा, और यहाँ पे भी डब्ल्यू वाला वर्ड आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे ओ है सेकंड लेटर, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एच, फिर यहाँ पे ओ, फिर ओ। तो पहले कौन आता है हमारे पास? ए बी सी डी। आप देखो और देखो कि सबसे पहले आर आता है कि ओ आता है कि पहले एच आता है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एच, क्योंकि जी एच, फिर आई जे के एल एम एन ओ, फिर आता है आर। तो यहाँ पे सबसे पहले एच आएगा। तो एच से सिर्फ एक ही लेटर है जो जिसका सेकंड लेटर एच है। तो यहाँ पे पहले पोर्शन में कौन आ जाएगा? वाइटर। ओके, क्योंकि थर्ड पोर्शन में है इसलिए मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया थर्ड। अब ये वाला लेटर हमारा चला गया। अब उसके बाद सेकंड में कौन आता है हमारे पास? जी एच आई जे के एल एम एन ओ। तो ओ वाले आएंगे। ओ वाले से सेकंड लेटर ओ किसका है? तो इन तीनों का जो सेकंड लेटर है वो ओ है। तो यहाँ पे मैं इधर भी ओ दे देता हूँ, यहाँ पे भी ओ देता हूँ, और आर वाला जो हमारे पास लेटर है वो आखिरी में आएगा। तो यहाँ पे आ गया राइटर। ओके, अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन में कौन कौन से लेटर है। क्योंकि इनका सेकंड लेटर तीनों का सेम है तो हमें नहीं पता चला। अब हम तीसरे लेटर की तरफ जाएंगे। तो तीसरा लेटर है इसका यू, इसका तीसरा लेटर है आर, और इसका तीसरा लेटर है आर। तो अब बच्चों मेरे को ये बताओ, पहले यू आता है कि पहले आर आता है? तो देखो, हमारे पास आर पहले आता है और यू बाद में आता है। इसका मतलब फोर्थ जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ओम्ड, है ना। और यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन में तीनों लेटर जो है तीनों के कॉमन है। तो अभी तक मेरे को ये नहीं पता चला कि सेकंड में कौन आएगा और तीसरे में कौन आएगा, पर अभी के लिए हमें ओन्ड की पोजीशन पता चल गई, तो इसको भी काट दो। अभी हम चलेंगे फोर्थ लेटर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्थ लेटर है एस, और यहाँ पे है के। तो मुझे ये बताइए कि के पहले आता है कि पहले एस आता है? तो पहले हमारे पास क्या आता है? के। तो यहाँ पे सेकंड में आ जाएगा वर्क, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओस्ट। तो वर्क की पोजीशन है 5, ओस्ट की पोजीशन है 4, और ओन्ड की फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे 3 5 4 1 2। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मेरा क्या हो गया? करेक्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 39 बच्चों हमारा हो गया सोल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में भी वैसे ही हमने अरेंज करना है। तो आप पहले लिख लो 1 2 3 4 और 5। देखो सभी जो है पी है, पी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे सभी के लिए पी 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 और ये पी लिख लो। उसके बाद सेकंड लेटर देखो, यहाँ पे एल 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 एल, सभी का एल है। तो अभी भी हमें पोजीशन का पता नहीं चला कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। फिर ए है, यहाँ पे देखो तीसरा लेटर ए है, ए है, यहाँ पे ई, और बाकी सभी के पास ए है। तो देखो बच्चों, ए पहले आता है तो जितने भी ए वाले होंगे वो तो पहले ही आएंगे, और ई वाला जो है वो लास्ट में आएगा, यानी प्लेंटी जो है ये हमारे पास लास्ट में आएगा। तो बच्चों देखो, सबसे शॉर्टकट तरीका क्या है? अब देखो, हमारे पास जो प्लेंटी है यानी तीसरे नंबर पे प्लेंटी था वो आखिरी में आ रहा है। तो देखो क्या कहीं ऑप्शन में 3 आखिरी में है क्या? कभी कभार क्या होता है कि 3 लास्ट में होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही होता है, बाकियों में 3 लास्ट में नहीं होता। तो आपको सीधे ही पता चल गया कि आंसर वही होगा जिसका लास्ट वाला ऑप्शन, यानी जिसका लास्ट अल्फाबेट क्या होगा? 3 होगा। बट यहाँ पे देखो 3 नहीं है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बट यहाँ पे हमने देखा इसका भी लास्ट 3 है, इसका भी लास्ट 3 है, तो इन दोनों में कोई एक हो सकता है। बट कभी कभार पेपर में क्या होता है कि यहाँ पे 3 की जगह कुछ और दे देगा, तो आपको सीधे देखते ही पता चल जाएगा कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका आखिरी 3 है। तो आप सीधे उसी को टिक करो और आगे चले जाओ, इतना टाइम वेस्ट ना करो कि आप सभी का निकालो। बट क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन का 3 लास्ट में है, इसलिए अभी हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, अभी हम फोर्थ लेटर की तरफ जाएंगे, क्योंकि तीनों लेटर जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का कॉमन है। तो अभी हम फोर्थ लेटर की तरफ चले, तो यहाँ पे देखो एन है आखिरी, यहाँ पे है फोर्थ लेटर आई, यहाँ पे फोर्थ लेटर है वाई, और यहाँ पे फोर्थ लेटर है सी। तो देखो सी जो है पहले आता है ना। तो यहाँ पे पहले पोजीशन में कौन आएगा? प्लेस, है ना। तो प्लेस की पोजीशन क्या है हमारे पास? 5th। तो बच्चों ध्यान से देखो, 5th ऊपर आएगा और 3 जो है आखिरी में आएगा। 5 और 3 हमें क्लियर हो गया कि 5 पहले आएगा और 3 आखिरी में आएगा। तो देखो इस वाले ऑप्शन में 5 पहले है और 3 आखिरी में है, यानी ऑप्शन ए आप सीधे टिक कर दो, और बाकियों की वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यह है शॉर्टकट तरीका इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
अगर ऐसा होता कि इसका भी पहला जो है अल्फाबेट 5 वाला ही होता, पहला नंबर 5 ही होता, तो फिर हम सेकंड और थर्ड की पोजीशन फाइंड आउट करते। ओके, तब तक फाइंड आउट करते जब इन दोनों में कुछ डिसिमिलरिटी नहीं आ जाती। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द वर्ड दैट कम्स इन द सेकंड प्लेस व्हेन अरेंज इन अल्फाबेटिकल सीक्वेंस एज डिक्शनरी। अब इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जब हम डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करेंगे तो ये बताइए कि कौन सा वर्ड सेकंड पोजीशन में आएगा। तो देखो बच्चे, यहाँ पे फर्स्ट लिख लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार ही हमें वर्ड दे रखे हैं, लिख लिया। सभी वर्ड जो है एल से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एल एल। सेकंड सभी का देखो ए है, सेकंड लेटर, तो यहाँ पे भी ए ए ए ए। तीसरा यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है। तो देखो बच्चों, पहले टी आता है, उसके बाद यू आता है। तो यू वाले जो लेटर हैं वो तो सेकंड पोजीशन में नहीं आने वाले। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से, तो इसको भी निकाल दो आप और इसको भी निकाल दो, इन दोनों में से कोई एक सेकंड में आएगा। इसको पता करने के लिए हम फोर्थ लेटर की तरफ चलते हैं। फोर्थ लेटर इसका टी है, इसका फोर्थ लेटर ई है, तो पहले ई आता है, तो यानी ये होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। लेटिस हमारे पास क्या है, सेकंड, और लैटिन हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में। इन्होंने हमसे पूछा था कि ये बताइए कि सेकंड पोजीशन में कौन आएगा, तो लेटिस जो है वो सेकंड पोजीशन में आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि इफ माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, प्लस फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब स्टूडेंट इन्होंने कहा है कि जहां पे आपको माइनस दिखे उसके लिए आपने प्लस करना है साइन यूज, मल्टीप्लीकेशन दिखे तो उसके लिए, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर माइनस साइन दिखे आपको तो उसका मतलब है कि आपने डिवाइड करना है, प्लस दिखे तो उसका मतलब है आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड दिखे तो सब्ट्रैक्शन, और मल्टीप्लाई दिखे तो आपने एडिशन करना है, और देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 4 इंटू 5 है, इंटू के लिए हमने कौन सा साइन यूज करना है, एडिशन, तो यहाँ पे यानी आप प्लस करोगे, प्लस के लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, मल्टीप्लाई का, और डिवाइड के, माइनस के लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, डिवीजन का, है ना। और फिर उन्होंने कहा डिवीजन के लिए आप कौन सा साइन यूज करोगे, सब्ट्रैक्शन का। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बना हमारे पास, 4 प्लस 5 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, इसका आंसर 15 आना चाहिए। देखो आ रहा है क्या, तो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंगली आपको पता होगा बोर्ड मास, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिवीजन, तो डिवीजन करो, 4 प्लस 5, 9 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया यहाँ पे बच्चों आपके पास, 3 प्लस सॉरी माइनस 4। ओके, तो ये बना 4 प्लस 15 माइनस 4, तो यहाँ पे बन गया आपके पास 19 माइनस 4, और ये आंसर कितना आ रहा है बच्चों, 15। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपके पास करेक्ट है। साइन चेंज करके हमने जब सॉल्व किया, जब सिंप्लीफाई किया, तो हमारा आंसर 15 आ रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, फाइंड द सुइटेबल वेन डायग्राम फॉर मदर, वुमेन, विडो। ओके, इसके लिए हमें एक सुइटेबल वेन डायग्राम ढूंढना है कि कौन सा होगा। 4 वेन डायग्राम हमें यहाँ पे दे रखे हैं। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले मदर, जितने भी मदर होंगे बच्चे, जितने भी मदर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वुमेन, मतलब जितने भी मदर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वुमेन होंगे। तो मतलब मैं मदर को लिख सकता हूँ वुमेन के अंदर, है ना, क्योंकि जितने भी मदर होंगे बच्चों, ऑल मदर्स, जितने भी मदर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, वुमेन होंगे, तो मैंने ये लिख लिया। फिर उन्होंने दूसरा वर्ड यूज किया है विडो, विडो वर्ड उन्होंने यूज किया है। विडो मतलब आप सभी जानते होंगे विधवा। तो बच्चे देखो, अब मैं, सारे वुमेन तो विधवा नहीं हो सकते या सारे मदर तो विधवा नहीं हो सकते, हाँ कुछ वुमेन या कुछ मदर वो क्या होंगे, विडो विडो होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इस तरह से अगर मैं बनाऊं कि सम वुमेन्स आर विडो, कुछ वुमेन्स विडो हैं या कुछ मदर विडो होंगे, तो इसका जो वेन डायग्राम हमारे पास बनेगा वो इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ऑप्शन नंबर डी में इस तरह का वेन डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है, तो 43 का ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो करेक्ट है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। और क्वेश्चन नंबर 44 देखिए,
विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द गिवन आंसर फिगर। अभी हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हॉरिजेंटली इन्होंने क्या किया है, मिरर रखा हुआ है और उसके ऊपर उन्होंने लिखा है, वर्ड है PERC, ओके। फिर उन्होंने लिखा है E और फिर है यहाँ पे PTIO और यहाँ पे N, ओके। ये है हमारे पास। तो बच्चे इसका हमें क्या करना है, मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, एक चीज आपने अपने माइंड में रखना है कि मिरर के जो जितने पास, वो उसके इमेज में भी पास होगा, ठीक है। इस चीज को आपने याद रखना है। तो बच्चे देखो P को हम पहले ड्रॉ करते हैं। तो देखो बच्चे P का ये जो लाइन एक एक करके हम ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन है ये मिरर के पास है, तो ये लाइन यहीं से स्टार्ट होगा, जस्ट इसके नीचे से। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। अब ये जो सर्कल है दूर है मिरर से, तो यहाँ पे ये जो सर्कल है वो इधर नहीं बनेगा क्योंकि वो मिरर के पास हो जाएगा, इसलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, दूर बनाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा हमारे पास। अब ई है बच्चों, यहाँ पे देखो, तो ई के लिए मेरे पास किस तरह बनेगा, ये बन गया। इस डंडी के लिए ये, बीच वाले के लिए ये और इस वाले के लिए ये, ओके। आर ड्रॉ करेंगे। अब देखो आर के लिए उसकी जो लाइन है ये वाली, ये लाइन हमने बना दिया। अब ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं बच्चों, वो मिरर के पास है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये स्टार्ट भी यहीं से ही होगा, ये बन गया। और ये इसका आ गया ये कंप्लीट आर। फिर सी के लिए तो वैसे ही रहेगा हमारे पास, ई के लिए भी वैसे ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं होते हैं, मैंने आपको बताया था। फिर पी देखो बच्चों, उसके लिए फिर वैसा ही बी जैसा बन जाएगा ये। अब टी, टी की ये जो नीचे वाली लाइन देख रहे हो, इसको मैं पहले ड्रॉ करता हूं, और ये ऊपर वाली लाइन है वो ऐसे ही रहेगा, है ना। आई के लिए ये ऐसा ही रहेगा, ये आई है हमारे पास, ये ऐसे ही बन जाएगा मेरे पास। ओ हमारे पास ऐसे ही बनेगा। एन के लिए बच्चों देखो, ये जो लाइन है एन के लिए, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये रहा एन के लिए। अब ये जो ऊपर जो इसकी लाइन जा रही है, दूर में बन रही है मिरर से, ये मिरर है, इससे दूर में बन रही है लाइन, तो इस वाले वर्टेक्स से ये बनेगा। तो इस वाले वर्टेक्स से बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस तरह का बन जाएगा ऐसे, और ये वाली जो लाइन इसको ज्वाइन कर रही है वो मिरर से दूर क्यों जा रही है ना, तो ये ऐसे बनेगा लगभग, है ना। तो इस तरह का फिगर आप देखिए कहां पे है, ओके। तो इस तरह का फिगर अगर बच्चों हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 में है, इस तरह का फिगर बन रहा है। तो बच्चों देखो, जब पेपर में इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको आया तो सबसे पहले आप पी का बी बना लीजिए, बन गया। उसके बाद देखिए कि कहीं पे ऑप्शन में पी का बी बनाया हुआ है क्या। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो बच्चे देखो, पहला यहाँ पे एन है, बट पहला तो हमारे पास क्या होना चाहिए, पी का इस तरह का फिगर बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 ही था जिसका पहला वाला जो अल्फाबेट है, जो मिरर इमेज है, वो हमारे मिरर इमेज के साथ मैच कर रहा था। तो आपको ये सारा डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं थी, आप सीधे इसको यहीं पे टिक कर देते ऑप्शन नंबर 2 और आगे बढ़ जाते, ठीक है। तो पेपर में जब भी आप करोगे तो आप इस तरह से करोगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा डायग्राम बनाया है, बट पेपर में आप पहले एक डायग्राम बनाओगे और देखोगे कि ऑप्शन में देखो कि ये जो मैंने डायग्राम पहले वाला बनाया वो कौन से ऑप्शन में है और कौन से ऑप्शन में नहीं है, उन ऑप्शन को आप काट दीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम करते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, विच ऑफ द आंसर फिगर इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द गिवन क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट एक्स वाई। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने एक मिरर रखा है और मेरे को इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, ओके। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन को तो आप देखकर ही बता सकते हो। देखो बच्चों, यहाँ पे इसके हर एक पार्ट्स को आप डिवाइड कर लो और डायग्राम ड्रॉ करो। देखो मिरर के पास जो है, ये जो ब्लैक वाली जो फिगर आपको दिख रही है, ये जो ट्रेंगल आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये जो ब्लैक कलर का आपको ये ट्रेंगल दिख रहा है, ये मिरर के पास है। तो यानी इस तरफ जो हमारे पास एक ट्रेंगल बनेगा बच्चों, इस तरफ जो ट्रेंगल हमारे पास बनेगा, वो ट्रेंगल क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, है ना। और इस तरफ जो होगा ट्रेंगल हमारे पास, वो ये सैडेड वाले होंगे। तो इस तरह का फिगर देखो बच्चों आपके पास कहां पे बन रहा है, देखो इसका, इस ऑप्शन में अगर आप देखो तो इसका जो ये वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास सैडेड, ये जो लाइन वाले हैं वो वाले हैं, बट मैंने आपको कहा था कि इसका लेफ्ट पोर्शन ये डार्क होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल। इसका भी जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये लाइन वाला है, तो ये भी कैंसिल। यहाँ पे तो इसको उल्टा कर दिया, ये कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट है, क्योंकि इसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो डार्क किया गया है और राइट पोर्शन में लाइनिंग है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो गया, करेक्ट, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 पे।
46 देखिए बच्चों, म्यूजियम इज रिलेटेड टू क्यूरेटर इन द सेम वे प्रिजन इज रिलेटेड टू। अब देखो बच्चों, म्यूजियम का जो देखभाल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरेटर। उसी तरह प्रिजन, जेल की जो देखभाल करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेलर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेलर। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट। ओके, अब हम चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 टू क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4-5 pairs of words are given. Out of these words, one pair does not bear the common relationship that the rest bear. Find the odd pair. Okay? इन वर्ड्स का बच्चों कुछ कॉमन रिलेशनशिप है, बट यहाँ पे कोई एक ऐसा वर्ड होगा जिसका कोई कॉमन रिलेशनशिप नहीं होगा, उसको हम देखते हैं। तो बच्चों देखो 47 में इन्होंने कहा है कैट, माउस, लायन, डियर, काउ, हैन, हॉक, पिजन। तो बच्चों देखो यहाँ पे अगर आप देखो कि कैट जो है वो माउस को खाता है, तो ठीक है। लायन जो है वो डियर का शिकार करता है, वो भी उसको खाता है, तो ये भी ठीक है। हॉक जो है वो पिजन का शिकार करता है, तो ये भी ठीक है। पर क्या आपने काव को कभी हैन का शिकार करते हुए देखा है? तो ये ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये जो है इनके रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा। 48 देखिए, शॉर्ट, लॉन्ग, क्राइम, ब्लेम, लाइट, हैवी, पुअर, रिच, ये हमारे पास है बच्चों। शॉर्ट का जो अपोजिट वर्ड है उन्होंने कह दिया लॉन्ग, ठीक है। क्राइम का उन्होंने कह दिया ब्लेम, और लाइट का हैवी, पुअर का रिच। तो बच्चे देखो ये सारे ऑपोजिट वर्ड्स हैं। शॉर्ट का लॉन्ग है, लाइट का हैवी है, पुअर का रिच है, बट क्राइम का ऑपोजिट वर्ड जो है बच्चों ब्लेम नहीं होता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है, क्योंकि ये इनके रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा। 49 को देखिए बच्चों, ब्यूटिशियन, पार्लर, केमिस्ट, मेडिसिन, लॉयर, कोर्ट, इंजीनियर, साइट। तो देखो ब्यूटिशियन जो है वो पार्लर में काम करता है, लॉयर जो है वो कोर्ट में काम करता है, इंजीनियर साइट में जाता है, केमिस्ट जो है वो मेडिसिन पे काम नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, फ्लावर, बुकेट, बुकेट फ्लावर, बंच ग्रेप्स, फर्नीचर, चेयर, एल्बम, फोटोज। तो बच्चों ध्यान से देखो, सभी फ्लावर्स को जो गुच्छा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बकेट। ग्रेप्स के गुच्छे को हम कहते हैं बंच, और यहाँ पे फोटोज के गुच्छे को हम लोग क्या कहते हैं, एल्बम। बट फर्नीचर में बच्चे कोई भी वुडन का सामान हो उसको हम लोग फर्नीचर कहते हैं। तो यहाँ पे चेयर के गुच्छे को हम लोग फर्नीचर नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का मिलिट्री स्कूल क्लास 6 का रीजनिंग का क्वेश्चन पेपर, जिसे हमने आज पूरा सॉल्व कर लिया है। अब अगले सेशन में स्टूडेंट्स हम एक नया सैंपल पेपर लेकर आएंगे और उसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए आप जुड़े रहिए पाइका डिफेंस एकेडमी के साथ। पाइका डिफेंस एकेडमी के साथ स्टूडेंट जुड़े रहने के लिए आप पाइका डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इस बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि जब हम अपना अगला क्वेश्चन पेपर लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।